मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे सर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया भूल जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना रूठ जाना। मेरी जिंदगी आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून गुनगुन, वेरी गुड आफ्टरनून स्टडी विद शाहिद, वेरी गुड आफ्टरनून विशाखा, श्रेया, राज, अर्पिता, प्रियांशी, प्रीति, गुड आफ्टरनून मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे कटहल, मेरे नारंगी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारा? क्या आप बढ़िया हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? पक्का पक्का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त मौज बहार, पक्का? चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। सर शायद किसी ने आपको झूठ बोला है कि आप अरिजीत सिंह जैसा गाते हो, एक्चुअली अन्नू मलिक जैसा गाते हो। तो मैं सोच रहा था मैं टोनी कक्कर से भी गया गुजरा गाता हूं, तुम मेरे कंपैरिजन फिर भी अन्नू मलिक से कर रहे हो। मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूं टोनी कक्कर से, मतलब टोनी कक्कर से भी गया गुजरा। तो मैंने तो कभी कहा नहीं, किसी ने ना मुझे बोला है, वो तो मुझे खुद पता है कि जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं मत बोल मत बोल, बट लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना, उनकी जुबान थोड़ा रोक सकता हूं मैं? भगवान ने जुबान दिया, बोलेंगे तो है ही है। जैसे तुमने भी तो कुछ बोला ही ना, तो अब तुम्हारी जुबान कैसे रोक सकता हूं यक्षु? बताओ कैसे रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता ना, बस यही पंगा है, यही पंगा है मेरे बच्चे, यही पंगा है बस। आ जाओ,
चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए। आज हमारी जीएसटी के रिवीजन की ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्लास है। सेकंड लास्ट क्लास में इसलिए कह रहा हूं कि हमारा एक रिटर्न वाला चैप्टर बचा है। रिटर्न वाले चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे, फिर हमारा बस एक चैप्टर बैलेंस बचेगा एग्जाम्शन वाला, उसको हम कल वाली क्लास में पैकअप करेंगे, ठीक है। और मैं पहले बता दूं, एग्जाम्शन हम सारी डिस्कस नहीं करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन होंगी तुम्हारे एग्जाम के लिए वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एग्जाम्शन है ना, वो तुम्हें याद हो पाएंगी, और अगर तुम वो याद करने की कोशिश करोगे तो ऐसा ना होगी तो सारा तुम जीएसटी भूल जाओ। जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही हैं, जो मेजरली एग्जाम के अंदर बन चुकी हैं, जो मुझे लग रहा है इस बार क्या आपके एग्जाम के अंदर बन सकती हैं, तो वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्शन जो हैं वो कल वाली क्लास में हम खत्म करेंगे, ठीक है जी। और बाकी रात को 9 बजे वाली सीरीज जो है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। उस 9 बजे वाली सीरीज में हम क्वेश्चन अपने करते रहेंगे, ठीक है। ये वाली सीरीज हमारी एक बार बंद हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी जीएसटी की रिवीजन पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो रात को 9 बजे जो होगी वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, कल लास्ट क्लास होगी जी, कल हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है, कल हमारा जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में रहें? नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता, बट एक टाइम था जब मैं एग्जाम हॉल में रहा था, एक टाइम था जब मैं एग्जाम हॉल के अंदर रहा था, तो अब तो मौका नहीं मुझे मिलेगा। चलो जी आ जाओ, फटाफट से आओ जी। हाँ जी आओ जी, एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से रिटर्न वाले चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं। अब रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, वो अमेंडमेंट्स पे ध्यान देना। इस बार के पेपर के अंदर अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पहले ना एक बार चैप्टर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा। याद करो आपने इनकम टैक्स में भी ना एक चैप्टर किया था, रिटर्न अंडर इनकम टैक्स वाला। और रिटर्न अंडर इनकम टैक्स के अंदर मैंने कहा था कि जो कंपनी होती है और जो फर्म होती है उसको रिटर्न भरना कंपलसरी होता है, और अदर पर्सन को रिटर्न भरना कंपलसरी तब होता है जब उनकी टोटल इनकम जो होती है बिफोर डिडक्शन अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है तो उनको रिटर्न भरनी होती है। फिर मैंने वहां पर भी कहा था रिटर्न भरने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि भाई साहब हमारी इनकम कहां से आई है, कितनी इनकम हमने कमाई है, कितना टैक्स हमने निकाला है, तो वो सारी की सारी बातें हम खुद निकालते हैं, अकॉर्डिंगली हम रिटर्न फाइल करते हैं और अकॉर्डिंगली हम टैक्स पे करते हैं। ये सारी की सारी बातें हम सेल्फ करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी में एक चैप्टर बनाया रिटर्न अंडर जीएसटी। अब टोटल जो हमारा रिटर्न है उसके टोटल मिला के आपके जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक हमारे फॉर्म नंबर आते हैं। जैसे इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक फॉर्म नंबर है, बट प्रॉब्लम क्या है वहां पर फॉर्म नंबर हमें याद नहीं करने होते, कौन सा फॉर्म नंबर किसके लिए होता है वो हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है। बट जीएसटी में हमारे सिलेबस का मैटर है। जीएसटी में हमें पता होना चाहिए कि जीएसटीआर 1 कौन भरता है, 1A किसका है, जीएसटीआर 2B किसका है, जीएसटीआर 3B किसका है, जीएसटीआर 4 किसका है, 5 किसका है, 7 किसका है, 8 किसका है, 9 किसका है, 9A किसका है, 10 किसका है, 11 किसका है। ये गवर्नमेंट तुमसे पूछ सकती है। मतलब एग्जाम में जब भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना तो ये क्वेश्चन तुमसे बन सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है। हमारे सिलेबस में यह जानना जरूरी है कि जीएसटीआर 1 किसको भरना होता है, 1A किस काम का है, 2B किस काम का है, 3B किस काम का है, तो वो सारी बातें इस चैप्टर में हमें देखनी है। तो पहली बात तो हमें यह देखनी है कि जो जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक के आपके फॉर्म नंबर आ रहे हैं तो कौन कौन सा फॉर्म नंबर किसके लिए है, उस रिटर्न में क्या क्या होगा, एक तो यह बात हमें देखनी है। फिर दूसरा, जीएसटी में एक पोस्ट होती है उसको हम बोलते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर। अब इसमें से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है और जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के कौन कौन एलिजिबल होता है। अब ये भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बहुत बार बन चुका है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होगा या जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के कौन कौन एलिजिबल होगा, तो वो पॉइंट भी हमें यहां पे देखना है। और एक छोटा सा पॉइंट है जो पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था एक टाइम के अंदर, बट अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस पॉइंट को काफी टाइम हो चुका है। इट्स कॉल्ड QRMP। सर एक हमारी स्कीम होती है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो ये QRMP क्या है?
क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट क्या कॉन्सेप्ट है, किसको क्यूआरएमपी की स्कीम मिलती है, किसको क्यूआरएमपी की स्कीम नहीं मिलती है, जिसको स्कीम मिलती है वो क्या कर सकता है, या ये स्कीम अगर हमें अवेल करनी है तो कब तक हमें अवेल करनी है। तो ये मैटर भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। ये क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट पिछले कई टाइम से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस स्कीम को बने भी काफी टाइम हो चुका है। तो मेरे लिए तीन तरह की बातें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। एक तो नॉर्मल रिटर्न कौन कौन सी है, और एक क्यूआरएमपी की स्कीम हमें डिस्कस करनी है, और फिर एक जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला कॉन्सेप्ट भी हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो मोटी मोटी तीन बातें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। तो एक बार सबसे पहले मेन जो हमारी जनरल रिटर्न है, एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन करते हैं कि उसमें कौन कौन से हमारे फॉर्म नंबर निकल के आते हैं। अब सबसे पहली जो रिटर्न हमारी होती है ना, फर्स्ट रिटर्न जो है उसको हम अपनी रिटर्न बोलते हैं, या मैं रिटर्न नहीं कहूंगा, उसको मैं स्टेटमेंट कहूंगा। वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है कि जितनी भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई की है ना, गवर्नमेंट कहती है उसकी स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है। जैसे एक बात मेरे को बताओ, मैं जितने बच्चे पढ़ा रहा हूं, जिनसे मैं कंसीडरेशन ले रहा हूं, जितने बच्चे पढ़ा रहा हूं उनसे पैसा ले रहा हूं, दैट इज माय आउटवर्ड सप्लाई। मैंने फैन खरीदा, दैट इज माय इनवर्ड सप्लाई। मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, दैट इज माय इनवर्ड सप्लाई। मैंने फर्नीचर परचेस किया, दैट इज माय इनवर्ड सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने कहा इनवर्ड सप्लाई नहीं, आउटवर्ड सप्लाई। जितनी भी तेरी एक महीने में तूने आउटवर्ड सप्लाई की है, मतलब जो सामान तूने बेचा है, उसकी डिटेल फर्निश करेगा जीएसटीआर 1 के अंदर। तो जीएसटीआर 1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब बच्चा कहता है सर क्या ये हमें मंथली फाइल करनी होती है या क्वार्टरली फाइल करनी होती है? वो डिपेंड करता है कि तुमने क्यूआरएमपी स्कीम ली है या नहीं ली। अगर तुमने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो फिर जीएसटीआर 1 फाइल करना है क्वार्टरली, और अगर तुमने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली है तो जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करनी है। बट दोनों केस में होगी ये आउटवर्ड सप्लाई। और इसकी डेट क्या होती है? अगर तुम मंथली की बात करोगे तो अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले जीएसटीआर 1 जाती है, और जीएसटीआर 1 अगर क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर बात करूंगा तो अगले क्वार्टर की 13 तारीख या उससे पहले जीएसटीआर 1 जाती है। तो पहली बात सारे के सारे बच्चे दिमाग में लेके चलो, जीएसटीआर 1 जो है, पहली बात जीएसटीआर 1 है, इसको रिटर्न नहीं कहते, एक स्टेटमेंट कहते हैं। इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो है वो जीएसटीआर 1 में जाती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल तो हमारे इनवॉइस में होती है। तो मतलब जितने भी हम इनवॉइस रेज करते हैं तो क्या सारे के सारे इनवॉइस हमें जीएसटीआर 1 में अपलोड करने जरूरी होते हैं? मतलब मान लो आप दिन में, आप महीने में कितनी सारी सेल करते होंगे, तो कितनी सारी सेल कर रहे हैं, कोई B2B सेल है, कोई B2C सेल है, कोई C2C सेल है। चलो C2C वाले केस में तो जीएसटी लगेगा नहीं, बट अगर मान लो B2B वाला केस है या B2C वाला केस है, तो जितने भी हमारे टैक्स इनवॉइस हैं क्या वो सारे के सारे फर्निश करने जरूरी हैं? तो गवर्नमेंट कहती नहीं। अब यहां पर भी अमेंडमेंट आई है। अब यहां पे एक बार चेक करना, जीएसटीआर 1 में कौन सी डिटेल तुम्हें फर्निश करनी है। तो गवर्नमेंट कह रही सुनो, अगर तुम्हारी सप्लाई B2B सप्लाई है, अगर तुम्हारी सप्लाई B2B सप्लाई है, चाहे इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी जरूरी है। मतलब पहली बात तो ये समझ लो, अगर तुम्हारी सप्लाई B2B सप्लाई है ना, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई है, इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी जरूरी है। मतलब हर इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपडेट होना चाहिए। सर अगर मेरी सप्लाई B2C सप्लाई है तो B2C सप्लाई में दो केस हैं, या तो वो सप्लाई मेरी होगी इंटर स्टेट सप्लाई या मेरी इंट्रा स्टेट होगी। अब अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो फिर गवर्नमेंट कह रही इनवॉइस वाइज नहीं, कंसोलिडेटेड डिटेल फर्निश कर दे। कंसोलिडेट का मतलब इनवॉइस वाइज नहीं, टोटल कितने इनवॉइस ऐसे हैं वो सारे के सारे अपडेट कर दे एक बार में। इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर तेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है तो पहले यहां पे 2.5 लाख रुपए की लिमिट होती थी जी, पहले यहां पे 2.5 लाख रुपए की लिमिट होती थी। अब यहां पे गवर्नमेंट 1 लाख रुपए की लिमिट कर दी है कि 1 लाख रुपए तक की अगर वैल्यू है तो फिर कंसोलिडेटेड डिटेल जाती है, अगर वैल्यू 1 लाख से ऊपर की है तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। तो यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट ध्यान कर लेना, पेपर में इस बार इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट आई है। पहले 2.5 लाख की लिमिट होती थी, अब यहां पर 1 लाख रुपए की लिमिट है। इस अमेंडमेंट को दिमाग में लेके चलना चाहिए। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी? क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? पहला हो गया स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 अगले महीने की 20 तारीख को, और अगर क्वार्टरली है तो फिर अगले क्वार्टर की
जीएसटीआर 1 अगले महीने की 11 तारीख को, वो जीएसटीआर 3B की डेट बोल दी मैंने, तो जीएसटीआर 1 अगले महीने की 11 तारीख को, और अगर क्यूआरएमपी स्कीम लिए तो अगले क्वार्टर की 13 तारीख उससे पहले जीएसटीआर 1 भरनी है। अच्छा एक बात मेरे को बताओगे सर, वो 50,000 वाली लिमिट नहीं है, 50,000 वाली लिमिट कहां से आ गई यहाँ पे? भाई 50,000 वाली कोई लिमिट नहीं है, लिमिट 1 लाख रुपए की है, पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, अब यहाँ पे 1 लाख रुपए की हो चुकी है। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो मेरी जीएसटीआर 1 है तो क्या मेरी आउटवर्ड सप्लाई किसी की इनवर्ड सप्लाई होगी? बिल्कुल होगी। जो मेरी जीएसटीआर 1 है ना, तो गवर्नमेंट कह रही जब तुम जीएसटीआर 1 भरोगे तो वो अगले की ना 2B में कम्युनिकेट होगी। याद है आईटीसी क्लेम करने के टाइम पर मैंने कहा था कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है कि जो बंदा जीएसटीआर 1 भर रहा है तो अगले के वो 2B में कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। तो मेरी जीएसटीआर 1 मतलब मेरी आउटवर्ड सप्लाई अगले की इनवर्ड सप्लाई है, तो अगले की इनवर्ड सप्लाई जो है वो अगले की 2B में कम्युनिकेट होती है। अब ये 2B में कम्युनिकेट कब तक होगी? तो गवर्नमेंट कहती है 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भरेगा, 14 तारीख या उससे पहले ये 2B में कम्युनिकेट हो जाएगी। मतलब जो तुम्हारा 2B है ना, 14 तारीख जो है वो 2B में कम्युनिकेट हो जाएगी, ये बात ध्यान दो। तो 2B की टाइम लिमिट जो है वो 14 तारीख या उससे पहले जो जीएसटीआर 1 में डिटेल फर्निश की है वो सामने वाले के 2B में कम्युनिकेट हो जाएगी। सर 2B क्या होता है? आईटीसी क्लेम करने का होता है। अगर 2B में शो हो रहा होगा तो आईटीसी मिलेगा, अगर 2B में नहीं शो हो रहा होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है जी। तो देखो यहां पे जी, तो ये हमारा जीएसटीआर 1 है। अच्छा अब यहां पे मैंने 2B लिखा नहीं है क्योंकि 2B कोई रिटर्न नहीं होती, 2B ऑटो पॉपुलेटेड होती है। ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब क्या कि जैसे ही मैंने जीएसटीआर 1 भरी तो ऑटोमेटिकली आपका 2B जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उसमें तुम्हारा सारा आईटीसी दिखा देगा जी। अब एक अमेंडमेंट यहां पर ये निकल के आई है कि पहले जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद ना तुम जीएसटीआर 1 को अमेंड नहीं कर सकते थे, तो अब गवर्नमेंट ने कहा तुम जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हो, अपनी रिटर्न को, अपनी स्टेटमेंट को तुम रिवाइज भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं जीएसटीआर 1A। और ये कोई पर्सन भर सकता है, और ये कब कर सकता है? आफ्टर जीएसटीआर 1 बट बिफोर जीएसटीआर 3B। मतलब जीएसटीआर 1 भरने के बाद और 3B भरने से पहले तुम अपना जीएसटीआर 1 को रिवाइज कर सकते हो। तो ये हमारा एक नया फॉर्म नंबर है जीएसटीआर 1A जो इस बार की अमेंडमेंट है, ठीक है ना। तो इस बार की जो है इस बार की अमेंडमेंट ये निकल के आ रही है कि भैया 21A निकल आए हैं। पहले आप रिटर्न रिवाइज वाला कॉन्सेप्ट जीएसटी में नहीं था, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल थी पहले। अगर मैं चेक करूंगा ना, देखो यहां पे, इधर देखो, अगर तुम्हें किस रिटर्न को रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफाई करने की ये लिमिट है अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर, ये रेक्टिफिकेशन की बात है। बट यहां पे रेक्टिफिकेशन की बात नहीं और यहां पे रिवीजन की बात हो रही है कि अगर मुझे कोई रिटर्न रिवाइज करनी है, अगर मुझे कोई भी रिटर्न रिवाइज करनी है तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा? तो गवर्नमेंट अब वो लेकर आ गई है 1A के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो जीएसटीआर 1 भरने के बाद, और 3B भरने से पहले तुम अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो, कोई लिमिट भी नहीं है, बट तुम्हें इतने टाइम के अंदर अंदर रिवाइज करनी पड़ेगी, इसके बाद तुम रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा जीएसटीआर 1A यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर अगला जीएसटीआर 3B है। अब 3B हमारी क्या है? मंथली रिटर्न है। अब मंथली रिटर्न हमारी है तो अगर मान लो नॉर्मल पर्सन हो, रेगुलर हो, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो अगले महीने की 20 तारीख को या उससे पहले जीएसटीआर 3B भरनी है। और अगर तुमने क्यूआरएमपी स्कीम ली है, तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख या 24 तारीख को पहले तुम्हें 3B भरनी है। 22 तारीख और 24 तारीख किस पे डिपेंड करता है? ये स्टेट टू स्टेट पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्टेट कौन सी है। तो वो स्टेट के नाम याद करने की रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं है। स्टेट के नाम याद नहीं करने, नॉर्मल ध्यान देना कि वैसे नॉर्मली 20 तारीख है, नहीं तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख या 24 तारीख को जीएसटीआर 3B आपको भरनी होगी। अच्छा अब यहां पे क्वेश्चन ये निकल कर आया कि जो हमारा जीएसटीआर 3B है वो क्यूआरएमपी, अगर मैंने क्यूआरएमपी की स्कीम ली है सर, जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाएगी जीएसटीआर 3 में, जीएसटीआर 3B के थ्रू पेमेंट होती है। 3B जो है वो पेमेंट का है, जो तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई है माइनस में आईटीसी, नेट पेमेंट जो होगी वो जीएसटीआर 3B के थ्रू होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर जैसे जीएसटीआर 3B आपने बोला कि क्वार्टरली बेस पर भी कर सकते हैं कि अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो थोड़ा सा आप हमें क्यूआरएमपी के बारे में बताएं कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या होती है। अब ये रहा आपके सामने क्यूआरएमपी स्कीम कौन कौन ले सकता है, ये बातें मैंने यहां पे लिखी हैं। सबसे पहली बात, 2-3 बातें नोटिफाई कर लेना कि क्यूआरएमपी स्कीम किस किस को मिलती है। पहली बात, ये स्कीम जो क्यूआरएमपी की स्कीम है ना, ये ऑप्शनल स्कीम है, ये मैंडेटरी स्कीम नहीं है। मतलब अगर मेरे को क्यूआरएमपी की स्कीम लेनी है
तो ले सकता हूं, नहीं लेनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लूंगा तो उसमें क्या होगा, मेरी रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, पेमेंट मेरी मंथली होगी। नाम ही स्कीम का क्या है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। और पेमेंट मंथली कैसे होगी, एक जीएसटी पीएमटी 06 हमारा फॉर्म नंबर होता है, उस फॉर्म नंबर के थ्रू आप चालान काटोगे, आप पेमेंट कर लोगे, बट जो रिटर्न भरनी होगी वो क्वार्टरली भरनी होगी। अब अगर मैंने क्यूआरएमपी स्कीम लिया तो क्वार्टरली, अब मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम मिलेगी कब, अगर तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो इस साल मैं किसी भी क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी की स्कीम ले सकता हूं। मतलब इस साल में 4 क्वार्टर है तो गवर्नमेंट करे जिस क्वार्टर में तुम्हारा मन करे या पूरे साल के अंदर मन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हो अगर तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए तक है। तो पहले बात, अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो करंट ईयर में मैं क्यूआरएमपी वाला ऑप्शन ले सकता हूं। अगेन ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। और दूसरी बात, यह स्कीम उसी को मिलेगी जिसका 3B जाता है, जिसका 3B जाता है। मतलब यह स्कीम 3B के लिए है, यह जीएसटीआर 1 के लिए नहीं है। 1 तो 3B से कनेक्टेड है, इसलिए 1 वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला कि 1 भर देना अगले महीने की, अगले क्वार्टर की 13 तारीख को। बट मेन स्कीम जो है वो 3B के लिए, कि जो तुम्हें मेन जो रिटर्न भरनी है, जो 3B वाली रिटर्न है वो तुम क्वार्टरली भर सकते हो। अब आप सब जानते हो 3B सबको फाइल करना जरूरी नहीं होता। जैसे नॉन रेजिडेंट होता है उस केस में 3B की बात ही नहीं होती, टीडीएस टीसीएस वाले केस में 3B की बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिशन वाले केस में 3B की बात, तो जहां जहां 3B नहीं है वहां क्यूआरएमपी नहीं है, जहां जहां 3B की बात होती है वहां क्यूआरएमपी की बात होती है। तो ये भी दिमाग में लेकर चलना कि जहां जहां 3B है वहां क्यूआरएमपी की बात है, जहां जहां 3B नहीं है वहां क्यूआरएमपी की बात नहीं है। फिर एक बात और ध्यान देना यहां पे, जैसे अब नॉर्मल एक बात बताओ, आप सब जानते हो हम टर्नओवर एग्रीगेट करते हैं सेम पेन में। अगर मेरे 5 ऑफिस हैं, पांचों को एग्रीगेट करेंगे, उसके बेस पे चेक करेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। अब ये बात तुमने शायद उसके अंदर पढ़ी होगी, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी कि अगर मेरे को कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है एक ऑफिस के लिए तो सबके लिए मुझे कॉम्पोजिट स्कीम मिलेगी, और अगर एक के लिए मेरे को स्कीम छोड़नी है तो सबके लिए मेरे को स्कीम छोड़नी पड़ेगी। क्यूआरएमपी में ऐसा नहीं है। अगर आपके 5 ऑफिस हैं, आपकी टर्नओवर जो है मान लो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ से ऊपर चली गई, अब अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चली गई है, अगर मेरी टर्नओवर कितनी है 5 करोड़ से ऊपर चली गई, बट मैं अपनी कुछ ब्रांचेस के लिए नॉर्मल स्कीम लेना चाहता हूं और कुछ ब्रांचेस के लिए क्यूआरएमपी की स्कीम लेना चाहता हूं, तो सोच के बताओ क्या यह पॉसिबल है। गवर्नमेंट कहती है यस पॉसिबल है। गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि क्यूआरएमपी की स्कीम लेनी है सबको एक साथ लेनी है, छोड़नी है सबको एक साथ छोड़नी है, नहीं। यहां पे ऑप्शन जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन वाइज है। अगर सेम पेन में तुम्हारे 5 रजिस्ट्रेशन है तो पांचों के लिए तुम अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेनी ऐसा कोई ऑप्शन यहां पे नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट भी ध्यान देके चलना। कई बार बच्चा यहां पे एग्जाम में गलती करता है, वो पॉइंट कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए है, वो पॉइंट रेगुलर स्कीम के लिए नहीं, मतलब इसके लिए नहीं है। इसमें तुम्हें 2 ब्रांचेस में क्यूआरएमपी लेनी है, आप ले सकते हो। 5 करोड़ स्पेसिफिक ब्रांच का देखेंगे, नहीं कैसी बात कर रहे हो नालायक, एग्रीगेट टर्नओवर होनी चाहिए। टर्नओवर तुम एग्रीगेट करोगे, मैं दोबारा बोलूंगा, टर्नओवर आपको एग्रीगेट करनी है। अगर टर्नओवर एग्रीगेट करने के बाद 5 करोड़ तक है तो तुम क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो अपनी इन ब्रांचेस में। अब तुम्हें जिसके लिए लेनी है तो गवर्नमेंट कह रही ले लो, वहां पे ऐसा नहीं है कि इसके लिए लोगे तो उसके लिए भी लोगे। सबके लिए लेनी है सबके लिए ले लो, सबके लिए नहीं लेनी है सबके लिए मत लो। 2 के लिए चाहिए तो 3 के लिए नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट टर्नओवर जब निकालेंगे तो टर्नओवर एग्रीगेट करेंगे, उसने कहीं यहां पे नहीं बोला एग्रीगेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जी, अच्छा फिर कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है लास्ट रिटर्न भरनी जरूरी होती है अगर आपको क्यूआरएमपी स्कीम लेनी है। अगर आपने लास्ट रिटर्न नहीं भरी तो आप क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले सकते। अच्छा, अब क्यूआरएमपी स्कीम लेने के लिए मुझे बताना कब होता है। और ऐसे मान लो साल में 4 क्वार्टर हैं, अब साल में 4 क्वार्टर हैं तो पहला हो गया अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 क्वार्टर हो गए। अब जो साल में 4 क्वार्टर निकल के आ रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अप्रैल में जून चला गया, अगर मेरे को जुलाई अगस्त सितंबर, अगर जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के लिए स्कीम लेनी है तो मैं चाहता हूं कि अब मैं क्यूआरएमपी स्कीम ले लूं जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है फिर तुझे बताना पड़ेगा। कब बताना पड़ेगा? तो बताना पड़ेगा फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग और फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सेस। मतलब क्या है कि पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन। तो अगर मेरे को जुलाई वाले क्वार्टर के लिए स्कीम चाहिए तो अप्रैल में, तो 1 मई से लेकर
जो क्वार्टर के लिए स्कीम चाहिए उसके फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट डे 31 जुलाई, तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके बीच में कि मैं जुलाई वाले क्वार्टर के लिए स्कीम लेना चाहता हूं। तो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन और जिस क्वार्टर के लिए तुम्हें स्कीम चाहिए उस क्वार्टर के पहले महीने का आखिरी दिन तक तुम्हें इन्फॉर्म हमें करना है कि तुम्हें क्यूआरएम स्कीम लेनी है। यह बात ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? वैलिडिटी जो है नोट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस ऑप्शन एवरी क्वार्टर वाला ऐसा नहीं है कि अगर तुमने एक बार ले ली तो हर बार उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। छोड़नी है छोड़ दो, लेनी है ले लो, लेनी है दोबारा इंटीमेट मत करना, छोड़नी है तो फिर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा मेरे को स्कीम छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। उसके बाद अब पेमेंट कैसे करोगे? अब पेमेंट कैसे करोगे? यहां पे दो मेथड है क्योंकि रिटर्न भर रहे हो क्वार्टरली, तो पेमेंट करने के दो मेथड हैं, एक तो फिक्स सम मेथड और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब सेल्फ असेसमेंट मेथड हो या फिक्स सम मेथड हो, ये वैसे हमारे एग्जाम में किसी काम के नहीं है, बट प्रैक्टिकली हमारे काम के हो सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पर्पस में किसी काम के नहीं है। बट इसमें होता क्या, वो तुम बता रहे हो इसमें होता क्या है? सेल्फ असेसमेंट वाले में क्या होता है, इसमें हम अपना टैक्स खुद निकालते हैं, अकॉर्डिंगली हम यहां पर पे करते हैं, ये हमारे खुद की असेसमेंट है। बट फिक्स सम मेथड में गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है फिक्स सम मेथड में क्या होता है, 35% ऑफ द कैश टैक्स पेड इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर रिटर्न और द कैश पेड इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर इफ रिटर्न इज फाइल। मतलब क्या है, अगर तुमने पिछली बार की रिटर्न भरी थी तो जितना तुमने टैक्स कैश में दिया, नोट क्रेडिट, जितना तुमने कैश में दिया उसका 35% पहले 2 मंथ में पे करोगे। अब एक बात बताओ यार, तुम्हें रिटर्न भरनी है क्वार्टरली, तो एक्चुअल पेमेंट तो तुम क्वार्टर के बाद ही कर पाओगे ना, बट गवर्नमेंट कह रही अभी तुम्हें पेमेंट करनी है एस्टिमेशन बेस पे, क्योंकि रिटर्न क्वार्टरली है, पेमेंट मंथली है। मैंने कहा एस्टिमेट कैसे करूंगा, गवर्नमेंट का पिछली बार के बेस पे, जो तेरी पिछले बार की कैश पेमेंट होगी उसका 35% और जो फाइनल सेटलमेंट होगी वो बाद में होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बट मैं अगेन बोल दूं एग्जाम में हमारे नहीं बनेगा। एग्जाम में 2 मेथड बस ध्यान देना, फिक्स मेथड है, सेल्फ असेसमेंट मेथड है। फिक्स मेथड में गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि पहले 2 महीने 35% जो भी तुम्हारा बच्चा कुचा होगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पर पे होगा, बस ये पर ध्यान दो। सर एक बार टाइम का दोबारा बता दो मेरे बच्चे। टाइम का ये है, जिस क्वार्टर के लिए तुम्हें स्कीम चाहिए, जिस भी क्वार्टर के लिए चाहिए, उससे पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर के लिए चाहिए, पिछला क्वार्टर अप्रैल मई जून, तो दूसरा महीना मई उसका पहला दिन, फर्स्ट में। और जिस क्वार्टर के लिए स्कीम चाहिए उस क्वार्टर के पहले महीने का आखिरी दिन, तो जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई, दैट इज 31 जुलाई। तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में बताना पड़ेगा कि मेरे को स्कीम लेनी है, बस ये पर ध्यान दो। अगर बिजनेस नया हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तुम ये स्कीम ले ही सकते हो। तुम छोटे बिजनेसमैन नहीं हो, तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ तक की होगी तो आप स्कीम क्यूआरएमपी की ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पर अगेन बोल रहा हूं ये स्कीम ऑप्शनल स्कीम है। अच्छा अब ना इसमें एक प्रॉब्लम आती है, इसमें होता है आईएफएफ। किस किसने ये वर्ड सुना आईएफएफ जी? किस किसने ये वर्ड सुना है आईएफएफ? क्या होता है आईएफएफ? आईएफएफ होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या होता है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये कब होता है जी? ये कब होता है? अब एक बात मेरे को बताओ, मान लो मैंने जो ली है, मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है। अब मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है और मेरे अगले वाले बंदे ने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लिया, वो नॉर्मल स्कीम लेके बैठा है। अब वो नॉर्मल स्कीम लेके बैठा है, वो मंथली रिटर्न भरता है, मंथली जीएसटीआर 1 फर्निश करता है, और मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है, मैं क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरता हूं और क्वार्टरली पेमेंट करता हूं। अब वो कह रहा है भाई साहब तू क्वार्टर में काम कर रहा है, मैं मंथ में काम कर रहा हूं, तो मैं अपना आईटीसी कैसे क्लेम करूंगा? भाई मैं मंथली में हूं तो क्वार्टरली में, अब तू क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरेगा, बट मेरे को 2 भी फिर क्वार्टरली आएगा, तो मेरा आईटीसी कहां गया? तो इसलिए गवर्नमेंट वहां पर लेकर आई है आईएफएफ। आईएफएफ जो है वो रिसीवर की हेल्प करेगा आईटीसी क्लेम करने में। कैसे हेल्प करेगा? गवर्नमेंट कह रही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपना तू हर महीने जो है वो इनवॉइस अपलोड करेगा और अकॉर्डिंगली वो 2B के थ्रू आईटीसी क्लेम कर लेगा। बट फाइनल सेटलमेंट जो होगी वो लास्ट जब क्वार्टर की उसमें ही होगी। अभी तुम टेम्परेरी बेस पे यहां पे आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू अपलोड करते रहो, सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे गवर्नमेंट ये पॉइंट कहना चाहती है कि भैया प्रैक्टिकली जो है आप आईएफएफ के थ्रू मंथली बेस पे इनवॉइस अपलोड करते रहो, ताकि सामने वाले बंदे ने अगर नॉर्मल स्कीम ली है उसको आईटीसी लेने में कोई दिक्कत ना है, बस ये पर ध्यान दो।
तो प्रॉफिट क्या रहेगा क्यूआरएमपी का, बस रिटर्न क्वार्टरली है और कुछ नहीं है। रिटर्न क्वार्टरली है, कंप्लायंस थोड़े से कम है, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसी चक्कर में क्यूआरएमपी स्कीम इतनी कहां चलती है, बस एक रीजन है कि रिटर्न तुम्हें क्वार्टरली फाइल करनी है, रिटर्न तुम्हें मंथली फाइल नहीं करनी, बस ये ऑप्शन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अब जो अगर आप क्यूआरएमपी लोगे तो जीएसटीआर 1 कब भरना पड़ेगा, अगले क्वार्टर की 11 को, और जीएसटीआर 3 भी जो भरना पड़ेगा वो कब भरना पड़ेगा, जीएसटीआर 3 भी अगले क्वार्टर की 22 या 24 तारीख को जीएसटीआर 3 भी जाएगा, अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम लेके बैठा हूं। उसके बाद फिर एक यहां पे आता है, नहीं भाई जो मैं करवा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा करना है, जितना पढ़ा रहा हूं कम से कम उतना तो पढ़ के चलो ना, इसके अलावा और तुम क्या ही छोड़ोगे अब। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर आ रहा है जीएसटीआर 4, अब जीएसटीआर 4 तुम सब जानते हो, जीएसटीआर 4 हमारा क्या है, जीएसटीआर 4 हमारा है कॉम्पोजिशन लेवी की जो रिटर्न होती है वो जीएसटीआर 4 में जाती है, याद है, कॉम्पोजिशन लेवी की रिटर्न जीएसटीआर 4। अब इसकी डेट पहले 30 अप्रैल होती थी, अब यहां पर भी अमेंडमेंट आ गई है, इसकी डेट हो गई 30 जून जी। अब यहां पे अगले साल की 30 जून तक मेरे को जीएसटीआर 4 भरनी है, पहले 30 अप्रैल थी, पहले टाइम कम मिलता था, गवर्नमेंट ने अप्रैल मई जून 3 महीने आपको दे दिए हैं कि 30 जून तक आप यहां पे ये रिटर्न भर देंगे जीएसटीआर 4 जी। उसके बाद जीएसटी सीएमपी 08, ये कोई रिटर्न नहीं है, जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं उनको पेमेंट करनी होती है क्वार्टरली, मतलब रिटर्न भरनी है एनुअली, रिटर्न भरनी है एनुअली, पेमेंट क्वार्टरली करनी है, ये फॉर्म नंबर है, और पेमेंट कब करनी है, अगले क्वार्टर के 18 तारीख या उससे पहले इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जीएसटीआर 5, अब ये जीएसटीआर 5 किसके लिए, ये जीएसटीआर 5 है नॉन रेजिडेंट के लिए, जो नॉन रेजिडेंट है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं। अब अगर कोई एनआर है, इंडिया में काम कर रहा है, तो एनआर वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला तुम्हें भी रिटर्न भरनी है, कौन सी भरनी है, जीएसटीआर 5। अब जीएसटीआर 5 कब भरनी है जी, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की 13 तारीख उससे पहले, और विद इन 7 days ऑफ एक्सपायर ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगले महीने की 13 तारीख उससे पहले, या जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर, इनमें से जो अर्लियर है तुम्हें वहां रिटर्न भरनी है। सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, जैसे मान लो आरसी ली, फॉर एग्जांपल आपने आरसी ली जनवरी में, और आपने आरसी ली फॉर एग्जांपल जनवरी में आरसी ली, आपको आरसी मिली 15 दिन के लिए कि आप 15 दिन काम कर पाएंगे। 1 जनवरी 25 को आरसी मिली 15 दिन के लिए, तो मेरा आरसी खत्म कहां पे हो रहा है, मेरी आरसी खत्म हो रही है 16 जनवरी 25 को, तो 16 जनवरी 25 से 7 दिन, तो ये हो गया 23 जनवरी, 23 जनवरी और अगले महीने की 13 तारीख मतलब 13 फरवरी, तो 13 फरवरी और 23 जनवरी अर्लियर बन गया 23 जनवरी, तो इस महीने की रिटर्न मुझे इसी महीने फाइल करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है, भैया अगले महीने की 13 तारीख और जब तुम्हारी आरसी एक्सपायर हो रही है उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो भी अर्लियर होगा वहां पे आपको जीएसटीआर 7 भरनी है। क्या बात सुनिए, जीएसटीआर 5 नॉन रेजिडेंट वाले केस में। आगे देखो जी, फिर जीएसटीआर 5A है OIDAR की सर्विस वाले, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल की सर्विस देते हैं, तो उस केस में आपको भरनी है अगले महीने की 20 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 6 आती है ISD, ये टॉपिक आपके सिलेबस सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के सिलेबस में है, और हमने क्लास में किया भी था, जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले होंगे हमने रेगुलर बैच में किया था ISD वाला कॉन्सेप्ट, बट रिटर्न तुम्हारे सिलेबस में है, रिटर्न सबके सिलेबस में है। तो ISD की जो रिटर्न जाती है वो जीएसटीआर 5A में जाती है अगले महीने की 20 तारीख उससे, सॉरी अगले महीने की 13 तारीख उससे पहले, और जीएसटीआर 6 में। 5A में तो OIDR की है, जो ISD वाली है वो जीएसटीआर 6 में जाती है। फिर आपको एक चैप्टर हमने किया था TDS और TCS वाला, था TDS TCS वाला, TDS वाला सेक्शन 51, TCS वाला सेक्शन 52। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो TCS वाला, हाँ बोलो, तो उसकी रिटर्न जाती है अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले, ये जीएसटीआर 7 और ये जीएसटीआर 8। फिर जो हमें एनुअल रिटर्न भरनी होती है, याद है एनुअल रिटर्न, आईटीसी वाले चैप्टर में आईटीसी क्लेम करना होगा 30 नवंबर या उससे पहले, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट। अब यहां पे किसकी बात करें, ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट है 31 दिसंबर या उससे पहले उसको एनुअल भरनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो 9A होती है, 9A भी एनुअली है, इनको फाइनल बनी है 31 दिसंबर या उससे पहले। फिर एक जीएसटीआर 10 है, ये मैं तुम्हें याद करवाता हूं, जीएसटीआर 10 सारी डेट याद करनी है जी। यस हर्षित, यस सारी डेट तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जीएसटीआर 10 फाइनल, याद है फाइनल वाली कब जाती है, या कल वाली क्लास में किया था रजिस्ट्रेशन वाले में, जब तुम्हारी आरसी कैंसिल हो जाती है,
तो मैंने कहा था कैंसिलेशन के 3 महीने के अंदर फाइनल जाती है, तो वही बात यहां पे आ रही है कि तुम्हें फाइनल भरनी है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज अ लेटर, उसके 3 महीने के अंदर तुम्हें फाइनल रिटर्न भरनी है। ये बात वही यहां पे आ रही है। देखो विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर आएगा, मैंने लेटर बोल दिया, जो भी अर्लियर आएगा उसके 3 महीने के अंदर आपको ये जीएसटीआर 11 टाइम भरनी है। जीएसटीआर 11 होती है यूआईएन वालों के लिए, इसकी कोई भी ड्यू डेट नहीं है, तो जो भी गवर्नमेंट तुम्हें बोलेगी वहां तक भरनी होगी। और जीएसटीआर 11 वैसे भी हमारे किसी काम का है नहीं है। यहां पे एक बार देखना, मेरे ख्याल से लेटर तो नहीं है यहां पे, मेरे को लग रहा है यहां पे लेटर था शायद, एक बार चेक करना। न्यू बैच कब से, कौन सा न्यू बैच? एक बार चेक करना, यहां पे लेटर तो नहीं है। फाइनल रिटर्न जो टाइम लिमिट होती है, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ हमारी जाती है। लेटर है ना? हाँ वही मैं कह रहा हूं, लेटर है, यहां पे लेटर आएगा। इनमें से जो लेटर है उसके 3 महीने के अंदर, यस 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 लेटर है जी, लेटर है। तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर, इनमें से जो लेटर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी होती है। ये हमारा जीएसटीआर 10R है जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे सारे फॉर्म नंबर याद करने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे हेलो, ओए बिल्कुल बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो जी। हाँ नहीं, पहला हेलो भाई साहब, मैं इसको ड्राइव पे भी अपडेट कर दूंगा, नहीं डाल दूंगा। हाँ जी, तो एक बार मेरे को सारे बच्चे बताओ फटाफट से। पहला जीएसटीआर 1, पहला क्या आ गया? जीएसटीआर 1 आ गया। अब जीएसटीआर 1 में क्या आ रहा है? जीएसटीआर 1 में स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वाले केस में नहीं, रिकंसिलेशन 9B और 9C किसी काम की नहीं है जी। 9B 9C अभी हमारे काम की नहीं है। तो जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अगले महीने की 11 तारीख है उससे पहले, और अगर क्यूआरएमपी लिए तो अगले क्वार्टर की 13 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 1 भरोगे तो 2B आएगी, 2B होती है अगले महीने की 14 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 1A रिवीजन का है, अगर तुम्हें रिटर्न रिवाइज करनी है आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और कब कर सकते हो? जीएसटीआर 1 भरने के बाद, बट 3B भरने से पहले। फिर जीएसटीआर 3B आती है अगले महीने की 20 तारीख है उससे पहले, अगर क्यूआरएमपी स्कीम लिए तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख है 24 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन वाले केस में 30 जून या उससे पहले। फिर जीएसटीआर 5 होती है अगले महीने की 13 तारीख या उससे पहले, और जब मेरे आरसी एक्सपायर होगी उसके 7 दिन के अंदर जो भी अर्लियर होगा। फिर जीएसटीआर 5A OIDAR अगले महीने की 20 तारीख है उससे पहले। जीएसटीआर 5 का जीएसटीआर 6 आएगा आईएसडी वाले केस में। आईएसडी वाले केस में क्या निकल के आ रहा है? आईएसडी वाले केस में अगले महीने की 13 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 7 और 8 टीडीएस और टीसीएस वाले केस में अगले महीने की 10 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 9 एनुअली 31 दिसंबर या उससे पहले। जीएसटीआर 9A कंसेशनल स्कीम वाले केस में एनुअल होगा 31 दिसंबर या उससे पहले। और जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न है, फाइनल कब भरनी है? विद इन 3 मंथ। 3 महीने कहां से? जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, यार अब कैंसिलेशन ऑर्डर आया, इनमें से जो लेटर है उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। और जीएसटीआर 11 यूआईएन वाला, उसकी कोई भी ड्यू डेट नहीं है, ठीक है। और ये आपका मैंने बता दिया 1 लाख आपका B2B है, सारे इनवॉइस अपलोड करने हैं। B2C वाले केस में इंट्रा स्टेट में तो करने नहीं है इनवॉइस वाइज, इंटर स्टेट में 1 लाख तक है तो इनवॉइस वाइज नहीं करने, अगर वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी जरूरी है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। उसके बाद यहां पे ये हमारा हो गया जी एक्टिव। हाँ, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटवर्ड सप्लाई अगर नील है फिर भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, आप एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई इनवर्ड सब कुछ नहीं है, तो भी तुम्हें नील की रिटर्न फाइल करना जीएसटी में कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कह रही है तुम एसएमएस के थ्रू भी ये रिटर्न भर सकते हो। फिर रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1। इन केसेस में तुम्हें जीएसटीआर 1 फाइल करने अलाउ दिया ही नहीं जाएगा। अब अगर तुम्हें जीएसटीआर 1 के लिए अलाउ नहीं किया गया, तुम्हारी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, आउटवर्ड नहीं है, तो बिजनेस तुम्हारा ठप हो जाएगा। वैसे कौन कौन से केस हैं जहां पे जीएसटीआर 1 को प्रोहिबिट किया गया है कि तुम 1 यहां पे फाइल ही नहीं कर पाओगे? अब देखो यहां पे सर 4 और 9 में क्या डिफरेंस है मेरे बच्चे? 4 डिटेल रिटर्न है और 9 समराइज रिटर्न है।
4 फाइल करनी है 30 जून को, 9A फाइल करनी है 31 दिसंबर को, दोनों के अंदर ये फर्क है। उसके बाद देखो यहां पे अब कहां जीएसटी 1 अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड टू फाइल रिटर्न ऑफ नेक्स्ट मंथ इफ नॉट फाइल कंप्लायंस ऑफ प्रीवियस, मतलब अगर पिछले महीने की जीएसटी 1 नहीं भरी तो अगले महीने की 1 नहीं भर सकते, पिछले महीने की 3 भी नहीं भरी अगले महीने की 1 नहीं भर पाओगे। तो मतलब अगर पिछले कंप्लायंस पूरे हैं तो अगले कंप्लायंस पूरे हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। उसके बाद नॉट फर्निश बैंक डिटेल एज पर रूल 10 है, आप बैंक डिटेल फर्निश नहीं कर पाओगे। फिर अगर मान लो जीएसटीआर 1 2B में जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर मिसमैच हो रहा है तो जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर पाओगे, और अगर 2B और 3B के अंदर मिसमैच हो रहा है तो भी जीएसटीआर 1 आप नहीं भर पाओगे। बस ये पर ध्यान दो। पिछला फाइल किया, आगे का फाइल, हाँ अगर पिछले, सिंपल सी बात है ना, पिछले कंप्लायंस पूरे अगले कंप्लायंस ओपन, पिछले कंप्लायंस पूरे नहीं है अगले कंप्लायंस बंद है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब ये रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, रेक्टिफिकेशन क्यूआरएमपी वाला पॉइंट भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे देखो री लेट फाइलिंग, अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं तो लेट फाइलिंग केस वाले केस में 100 रुपए पर डे की आपकी लेट फीस है और 5000 विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर है उतने की लेट फीस आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करते हैं। अब यहां पे आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट हमारा है जीएसटी प्रैक्टिशनर। ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है? 1 2B में भी मिसमैच हुआ तो भर, तो मिसमैच हुआ तो 1 और 2B के अंदर मिसमैच हुआ तो 1, अगर मान लो 1, अगर गवर्नमेंट 1 और 3B के अंदर मिसमैच, क्योंकि आईटीसी जो क्लेम करना है वो 3B से करना है जी, आईटीसी जो क्लेम करना है वो 3B से क्लेम करना है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है? एक बात मेरे को बताना, क्या हर बंदा जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहा है क्या वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है? क्या हर बंदा जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहा है क्या वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है? बिल्कुल भी नहीं। फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है? ये एक तरह का एग्जाम होता है, जैसे एसएससी का, बैंकिंग का, पीओ का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एसएससी, बैंकिंग, इन सबके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं ना, ऐसे गवर्नमेंट करी जीएसटी प्रैक्टिशनर भी एक तरह का, मान लो ये लगा लो एक रजिस्ट्रेशन है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर आप ऐसे, इसके लिए भी एनरोलमेंट करवाना पड़ता है। सर ये जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या करते हैं? ये सभी काम करते हैं, सभी जो भी तुम्हें जीएसटी में काम करवाने, रिटर्न भरवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, रजिस्ट्रेशन मतलब करवाना है, रिटर्न फाइल करनी है, पेमेंट करनी है, ईवे बिल जनरेट करना है, कुछ भी काम अगर है तो ये लोग कर देते हैं। ये लोग गवर्नमेंट करी, हमें कोई दिक्कत नहीं कर, बट ये बनते कैसे हैं? क्या मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं? मैं नहीं हूं, क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर का एनरोलमेंट होगा, उसका पेपर होगा, फिर मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बनूंगा, उससे पहले नहीं बन सकता। एक बार चेक करो, देखो जी, जीएसटी प्रैक्टिशनर मींस क्या? पर्सन हु अप्रूव एज प्रैक्टिशनर, जो अप्रूव है। अब ये जीएसटी प्रैक्टिशनर के फंक्शन क्या है? देखो आपका जीएसटीआर 1 3B 4 5 6 7 9 9 8 10, फिर अदर फंक्शन, कैश के अंदर पैसा जमा करवाना है, आपको ईवे बिल की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, अमेंडमेंट करनी है, रिफंड क्लेम करवाना है, फाइलिंग इंटीमेशन टू सेक्शन 10, मतलब सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है या विड्रॉ करनी है, ये सभी के सभी काम तुम्हारे जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शंस तुम्हें कम से कम 5 से 6 एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बता दो, क्या हम जीएसटी प्रैक्टिशनर के एलिजिबल हैं? मतलब जैसे मान लो मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ जी, क्या जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आओ जी देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। पहला गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन पाएगा? इंडियन सिटीजन हैं, साउंड माइंड है, पागल तो नहीं है अभी, नॉट इंसॉल्वेंट तो नहीं है, नॉट कन्विक्टेड फ्रॉम कोर्ट नहीं है, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब ये चारों के साथ में प्लस है, फिर कह रहे सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वो 4 कंडीशन तो एक साथ हैं, फिर इनमें से एक कंडीशन कम से कम सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहला, ही इज रिटायर्ड जज तो नहीं है भाई, टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हम कोई जज तो नहीं है, तो हम यहां से बाहर हो गए। फिर ही हैज एनरोल्ड ए सेल टैक्स प्रैक्टिशनर और टीआरपी अंडर एनी ओल्ड लॉ। अब ओल्ड लॉ मतलब सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज हो गया, तुम उसमें सेल टैक्स ऑफिसर थे,
तुम उसमें टैक्स रिटर्न प्रीपेड, मतलब तुम उसमें अपना प्रैक्टिशनर थे, तुम वहां पर भी प्रैक्टिशनर वाली कैटेगरी में आते थे और तुम्हें 5 साल हो चुके हैं, तो सॉरी, ऐसा तो नहीं है। तीसरी कैटेगरी, ही हैज पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, फिर डिग्री ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी हु इज अप्रूव्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और फाइनल एग्जाम ऑफ सीएस सीएस सीएमए। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या तुम सब जीएसटी प्रैक्टिशनर के एलिजिबल हो? नहीं हो तो सर तुम अभी यार कर रहे हो यार, मैं एलिजिबल हो गया, मेरे सीए के एग्जाम क्लियर हैं, मैं एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता हूं जी, मेरे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एज ए प्रैक्टिशनर जीएसटी प्रैक्टिशनर काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर तुम प्रैक्टिशनर की तरफ बढ़ते हो जी, ठीक है जी। तो ये आप कंडीशन में नहीं आ रहे, जिस दिन आप डिग्री ले लेंगे उस दिन के बाद आप प्रैक्टिशनर वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। सर मैनर क्या है, एनरोलमेंट कैसे कराना होगा? तो पहले आप कॉमन पोर्टल पे जाओ, अपना पीओ चेक, मतलब एनरोलमेंट एप्लीकेशन डाल दो, पीओ प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा आपकी एलिजिबिलिटी, इशू कर देगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट इज परमानेंट अनलेस कैंसल, ये फिर परमानेंट है, तुम जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी तुम क्या बन गए हो? प्रैक्टिशनर बन गए हो। नहीं, तीनों में से किसी एक में पास, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस, चाहे वो सीएम है, तीनों में से किसी भी एक में अगर तुम पास हो गए हो तो प्रैक्टिशनर बन सकते हो जी। सर मैं एलिजिबल हुआ, हाँ जो बीकॉम, बिल्कुल सही बात है, जो बीकॉम है या पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आगे, अब मुझे एनरोलमेंट अगर सरेंडर करवाना है तो कैसे होगा? सरेंडर एप्लीकेशन ओवर पोर्टल पे जाके इंक्वायरी बाय कमिश्नर, फिर एनरोलमेंट कैंसल ऑर्डर पास हो जाएगा, कैंसलेशन ऑफ एनरोलमेंट, जीएसटी ऑफिसर कैंसल इफ फाउंड गिल्टी, वो भी तुम्हारा कैंसिल कर सकता है। कब? पहले वो आपको शोकॉस नोटिस देगा, फिर आप उसको रिप्लाई करोगे, फिर वो ऑर्डर पास कर देगा, उसे कैंसिल करना है नहीं करना। तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, तुम्हें खुद सरेंडर करना है वो भी ऑप्शन पॉसिबल है, और डिपार्टमेंट भी तुम्हारी आरसी जो है मतलब वो कैंसिल कर सकता है प्रैक्टिशनर वाली, तो वो भी चीज पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट यहां पे आपका निकल के आता है, ये सारा पॉइंट। ठीक है, अब देखो 3 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है। एक तो इस बार की दो तीन अमेंडमेंट याद रखना, एक तो जीएसटीआर 1A नया आया है, 1A तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है, 1A तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। उसके बाद जीएसटीआर आपका 4 की डेट चेंज हुई है 30 जून वाली, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका 1 लाख की लिमिट नहीं आई है, वो इंपॉर्टेंट है, पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, 1 लाख। टीआरपी तो उसमें था, इनकम टैक्स में होता था, टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रीपेयर, ये इनकम टैक्स में था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्यूआरएमपी स्कीम हो गया, क्यूआरएमपी स्कीम में से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। और फिर आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो जीएसटी प्रैक्टिशनर का बनेगा, कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से बन सकते हैं, वो सारी बातें आपसे पूछ लेगा जी। तो ये पूरी की पूरी बातें रिटर्न ऑफ जीएसटी के अंदर यहां पे निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे ध्यान देना जी, अब यहां पे एक टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है वो हमारा बैलेंस यहां पे बचा हुआ है जी, ये रहा हमारा, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 5 हमारा यहां पे निकल के आता है, दैट इज एग्जम्पशन का जी। चैप्टर नंबर 6 सॉरी, ये एग्जम्पशन है जी। ठीक है, ये पूरी की पूरी एग्जम्पशन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस होंगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जी। क्या बात समझ में आ रही है? 2 पेज के अंदर आ रही है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे जी। सर आप डेबिट और क्रेडिट नोट वाला करवा दो, भूल गए अगर मिले तो। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाला समझा नहीं मैं, मतलब उसमें क्या क्वेश्चन चाह रहे हो आप मेरे से? आईटीसी क्लेम करने वाला, तो आईटीसी क्लेम करने वाला तो मैंने आईटीसी वाले क्लास में करवाया था। हाँ दीक्षा रिवीजन कर सकते हो, अमेंडमेंट अलग से आएंगे जी। एग्जाम्शन में एक ही क्लास लगेगी जी। एग्जाम्शन में जो इंपॉर्टेंट होंगी वही मैं रिवीजन क्लास में कराऊंगा, सारी एग्जाम्शन हम रिवीजन क्लास में नहीं करेंगे। जब उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे तो वो वहीं पे कवर कर लेंगे। ठीक है, बट जितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शंस होंगी जो पास्ट ईयर के बेस पे होंगी वो सारी हम कल वाली क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल हमारी रिवीजन की लास्ट क्लास है, कल हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो लेक्चर नंबर 14 मतलब आप ये मान लो 14 घंटे तो ये हो गया, 8 घंटे वो हो गया जो 8 घंटे की हमारी मैराथन हुई थी जीएसटी की।
ठीक है, तो इनसे रिवीजन करके फिर अगर प्रैक्टिस सेशन साथ में अटेंड अगर आप कर रहे हो तो जीएसटी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, तो एक तो तुम्हारा नाम भी डीटी है ना, तो भाई उसके अंदर यही था ना कि जहां से इनवॉइस है, ठीक है ना, जहां से इनवॉइस है तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जहां से भी इनवॉइस है वहीं से टाइम लिमिट काउंट करनी है, मतलब इनवॉइस की इनवॉइस से काउंट करनी है। अब डेबिट नोट मान लो अगले साल इशू किया तो फिर अगले साल जो इशू किया उससे अगले साल की 30 नवंबर, मतलब दोनों की टाइम लिमिट हमें अलग अलग लेके चलनी है, इनवॉइस की इनवॉइस से और डेबिट नोट की डेबिट से जी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन कल करेंगे जी। हर्षित, जब मैं वो रेगुलर बैच में कराऊंगा तो वो डाल दूंगा यूट्यूब के बीच, ठीक है, अभी वो पॉइंट मेरा पेंडिंग बचा हुआ है, तो जैसे वहां पे कराऊंगा तो 15/4 15/5 सीए वाले बच्चों में नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों में है, तो जब मैं वो कराऊंगा तो यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं रात को 9 बजे और प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।